हेलो, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ मौखिक अभिव्यक्ति से। क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बच्चों, जहाँ तक मौखिक शब्द का उद्देश्य है, मौखिक होता है मुंह से कहा हुआ। ठीक है, मौखिक मुंह से कहा हुआ, है ना। तो मुंह से किस तरह की बातें कहनी चाहिए जो समाज में मान्य हो, बड़ों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, बराबर वालों से किस तरह से अच्छी बातचीत, हेल्दी बातचीत करनी चाहिए। और मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये भी हुआ कि जो बात हमने कही वो सामने वाले के समझ में आनी चाहिए, न कि ऐसे शब्द बोले कि जो सामने वाले को समझ में नहीं आए, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हुई। ठीक है ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति हुआ कि जो मुंह से बात कही गई है, जो नियम पूर्वक, तर्क पूर्वक ढंग से बात कही गई है, वो सामने वाले को समझ में आ जाए। ओके, तो चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण बालकों का आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रकट करना सिखलाता है ना। मौखिक अभिव्यक्ति जैसे भाषण प्रतियोगिता हो गई, है ना, डिबेट प्रतियोगिता हो गई, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं, कविता प्रतियोगिता हो गई। तो इसमें बालक क्या होता है कि वो बोलकर अपने को आपको अभिव्यक्त करता है। तिरुवल्लुर के अनुसार मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से रहित व्यक्ति सुगंध रहित खिले हुए फूल के समान है ना। मतलब फूल तो खिल रहा है पर उसमें सुगंध नहीं है, यदि उसे मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है तो। ठीक है, इसलिए क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति जरूरी है। शंकराचार्य समयानुसार युक्त बोलने में असमर्थ व्यक्ति को मूक तथा बधिर मानते हैं। ये क्या है कि यदि सही समय पर बात नहीं कही गई हो तो वह व्यक्ति बोलना जानकर भी नहीं बोलने के समान है। ये बात शंकराचार्य ने कही है। पाश्चात्य दार्शनिक एल रॉन हब्बर्ड के अनुसार कोई व्यक्ति जितना अभिव्यक्ति सक्षम है उतना ही वह जीवित है तथा जीवन में सफल है। मतलब जो अभिव्यक्ति सक्षम है, यानी कि जो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है ना, वो उतना ही जीवित है और जितना ही जीवन में सफल है। परिभाषा की दृष्टि से कहा जाता है कि व्यक्ति अपने मनोभावों, अनुभव एवं विचार व्यक्त करने के लिए जिन समाज सम्मत ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा को बोलने के लिए स्वरों तथा व्यंजनों के स्वीकृत उच्चारण, प्रयत्नों, शब्दों और वाक्य निर्माण कला का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या क्या जरूरी है बोलने के लिए? क्या जरूरी है? स्वर का पता हो कि कौन सा वर्ड है उसको किस स्वर में बोलना है, व्यंजन का पता हो, उच्चारण पता हो, शब्दों और वाक्यों का निर्माण करना उसे आता हो। मौखिक भाषा के माध्यम से व्यक्ति विचार विमर्श, वार्तालाप, भाषण जैसी क्रियाएं कर पाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बालक को भाव एवं विचार प्रकाशन के अवसर प्राप्त होते हैं। बालक के भाषा ज्ञान का स्वाभाविक क्रम है, वो पहले सुनता है, इसके पश्चात वह बोलना सीखता है, बाद में वह पढ़ना लिखना सीखता है। अवर्ण कौशल विकसित होने के पश्चात बालक मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा करने पर छात्र अपने विचार शुद्ध स्पष्ट भाषा में प्रकट करने के योग्य हो सकते हैं। बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति के अभ्यास न मिलने पर उनमें संकोच की प्रवृत्ति बनी रहती। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब अभ्यास का मतलब हुआ कि बालक को समय समय पर, जैसे शनिवार को बाल सभा होती है स्कूलों में, तो बालक को अवसर मिलता है, वो डिबेट भाषण प्रतियोगिता में भाग लेता है, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है, कविता में भाग लेता है, नाटक में भाग लेता है, तो है ना, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख जाता है। यदि बालक को ये अवसर नहीं दिए जाए तो उसमें संकोच की भावना भरी रहती है, वह अपनी बात को आत्मविश्वास से नहीं कह पाते। विद्यालय स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति में पिछड़े रह जाने पर वे सदा पिछड़े रह जाते हैं। उनमें समाज में समायोजन को लेकर अनेक कठिनाइयाँ दृष्टिगत होती हैं। कक्षा भाषा के स्वरूप को या मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत के पक्ष को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। सार्थक भाषा के उपयोग का सिद्धांत। कक्षा की भाषा प्राय सार्थक भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है, जबकि अनेक अवसरों पर घर परिवार में निरर्थक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बालक से पिता कहते हैं कि रोटी फोटी खा ले एवं पानी फानी पी ले। इस बात को शिक्षक
जब छात्र से मध्याह्न भोजन के संबंध में कहता है तो इसका स्वरूप भोजन कर लीजिए तथा जल ग्रहण कर लीजिए होगा, है ना। जब घर में बातचीत करते हैं तो पिताजी क्या कहते हैं, रोटी पोटी खा ले, पानी वानी पी ले। और यही बात टीचर जब स्टूडेंट से बोलता है तो क्या कहता है कि आप भोजन कर लीजिए, पानी जल पी लीजिए या पानी पी लीजिए। इस प्रकार कक्षा कक्ष की भाषा सार्थक रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि अन्य स्थानों पर भाषा में निरर्थक शब्द भी दृष्टिगोचर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, उपयुक्त उतार चढ़ाव के उपयोग का सिद्धांत। कक्षा कक्ष की भाषा में प्राय छात्रों को भाषाई भाव से अवगत कराने के लिए वाणी में उपयुक्त उतार चढ़ाव लाया जाता है। जैसे वीर रस की कविता का पाठ करते समय भाषा का स्वरूप में आवाज़ उच्च होगी, है ना, जोश के साथ बोलेंगे वीर रस की कविता। इसके विपरीत करुण के भाव को प्रकाशित करने के लिए भाषा का स्वरूप और आवाज़ मंद होगी, है ना। यदि करुणापूर्ण बोलेंगे तो क्या करें, आवाज़ मंद होगी हमारी, है ना। 2 प्रकार की भाषाओं में अंतर करते हुए शिक्षक छात्रों को भाषाई भावगत विषय से अवगत कराने का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट, उद्देश्यपूर्ण भाषा के उपयोग का सिद्धांत। भाषा कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कक्षा कक्ष की भाषा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती है। जैसे शिक्षक छात्रों को रसों के बारे में बताना चाह रहा है तो वह वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रोद रस को स्पष्ट करने के लिए भाषा का प्रयोग पृथक पृथक रूप से करेगा, जिससे छात्रों को रसों का संपूर्ण ज्ञान संभव हो सके। इसी प्रकार प्रत्येक कक्षा कक्ष में भाषाई क्रियाकलाप का एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपन्न किया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें साहित्यिक भाषा के उपयोग का सिद्धांत। कक्षा कक्ष की भाषा पूर्णतः साहित्यिक एवं शुद्ध होती है। उसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रामाणिक एवं भाषाई दृष्टि से उत्तम होते हैं। कक्षा में जो साहित्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, साहित्यिक होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं और अच्छे तरीके से सामने वाले को सम्मान देते हुए सही शब्दों का चयन करते हुए बोला जाता है, तो वो भाषा उत्तम होती है। कक्षा कक्ष में प्रयुक्त होने वाले शब्द छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुकूल होते हैं। भाषा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप होता है तथा इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष की भाषा में सदैव तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, क्रमबद्ध भाषा के उपयोग का सिद्धांत। कक्षा कक्ष की भाषा क्रमबद्ध रूप में होती है। इसमें एक निश्चित क्रम का अनुकरण किया जाता है। जैसे कक्षा कक्ष में दहेज प्रथा से संबंधित चर्चा होती है तो शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर का क्रम दहेज प्रथा से संबंधित होगा तथा प्रत्येक प्रश्न को क्रमबद्ध रूप से पूछा जाएगा, जिससे दहेज प्रथा के बारे में छात्रों को सम्यक जानकारी प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 6, उचित वाक्यों के उपयोग का सिद्धांत। सामान्य भाषा या घर परिवार की भाषा में आधे अधूरे वाक्यों का प्रयोग करके उनके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कब आए, है ना, आंसर मिला कल। इस प्रक्रिया को कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पूछने का स्वरूप भिन्न होगा। आप मथुरा से कब आए, मैं मथुरा से कल आया था, है ना। क्वेश्चन पूछने और आंसर में फ़र्क आ गया, घर में और स्कूल में। दोनों वाक्यों से एक कार्य एक ही प्रकार का संपन्न हो रहा है, परंतु भाषाई दृष्टि से दोनों में विशेष अंतर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, लोकोक्ति मुहावरों के उपयोग का सिद्धांत। कक्षा कक्ष की भाषा में अनिवार्य रूप से भाषाई प्रभावशीलता के लिए लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, जो कि भाषा को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा, न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचेगी आदि। एक छात्र कक्षा में परीक्षा में कम अंक आने के लिए कॉपी के कागज, प्रश्न पत्र के स्वरूप एवं पेन को उत्तरदायी बताता है तो शिक्षक उससे कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है ना। इस प्रकार के अनेक मुहावरों का प्रयोग करके शिक्षक अपनी बात या निर्देश को छात्र तक पहुंचाने का प्रयास करता है। पॉइंट नंबर 8, भाषाई चिन्हों के उपयोग का सिद्धांत। कक्षा कक्ष में जब छात्रों को लेखन का कार्य दिया जाता है तो सामान्य वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों के चिन्हों के साथ साथ विषय बोधक, आज्ञावाचक एवं पश्चाताप प्रकट करने वाले वाक्यों के चिन्हों को भी बताया जाता है।
जिससे छात्र अपने लेखन कार्य में विभिन्न चिन्हों का प्रयोग कर सके तथा भाषा को सरल बोधगम्य बना सके, क्योंकि भाषाई चिन्हों के प्रयोग के ज्ञान का अभाव अर्थ का अनर्थ कर सकता है। मानकीकृत भाषा के उपयोग का सिद्धांत। कक्ष भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि भाषाई मानक के अनुरूप होते हैं। जैसे अमरूद को स्थानीय भाषा में कुछ भी कहते हो, परंतु कक्ष की भाषा में उसे अमरूदी कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्ष की भाषा में विराम चिन्ह पर अधिक देर रुकता है तथा अल्प विराम पर कम देर रुकता है। इसके साथ साथ वाक्यों के अनुरूप वाणी में उतार चढ़ाव भी लाता है। 10वां पॉइंट है औपचारिक भाषा के उपयोग का सिद्धांत। सामान्य रूप से घर परिवार में या मित्रों के साथ जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह पूर्णतः अनौपचारिक होती है। जैसे क्या खाया आज? यही प्रश्न जब शिक्षक द्वारा किसी छात्र से कक्षा में पूछा जाएगा तो इसका स्वरूप होगा, आज आपने भोजन में कौन कौन सी वस्तुओं का सेवन किया। दोनों प्रश्नों का अर्थ एक ही होगा, परंतु भाषा में पर्याप्त अंतर होगा। इस प्रकार कक्ष में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिली होगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।